अम्मी चिंता मत करो, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुला कर लाती हूँ। दीपू तुम 5 मिनट अम्मी के पास ही बैठो। हाँ दीदी ठीक है। सरिता भागती हुई पड़ोस के विक्रम के घर जाती है और जोर से दरवाजा खटखटाती है। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल दरवाजा खोलिए प्लीज। विक्रम अंकल। 2 मिनट बाद विक्रम दरवाजा खोलता है। अंकल अम्मी अचानक से बेहोश हो गई हैं, प्लीज चलकर हमारी मदद कर दीजिए। विक्रम और सरिता दौड़ते हुए सरिता के घर पहुंचते हैं। सरिता की अम्मी अभी भी बेहोश पड़ी थी और सरिता का छोटा भाई दीपू रोते हुए उसके सिर को सहला रहा होता है। विक्रम जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता है और फिर सब लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां सरिता की अम्मी दाखिल हो जाती हैं। सरिता एक बेंच पर बैठी होती है, तभी उसके बगल में विक्रम आके बैठता है। सरिता खैरियत से तो हो ना? अंकल अम्मी को ठीक होने में कितना वक्त लग जाएगा? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है, उसके दिल का ऑपरेशन करना पड़ेगा और 1 महीने तक दाखिल करके रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे अंकल? मैं तुम्हारी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा, पर ऑपरेशन बहुत महंगा है और इतने पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। डॉक्टर आज ही पैसे जमा करने को बोल रहा है, वरना वो इलाज शुरू नहीं करेगा। पर हम पैसे कहाँ से लाएंगे? सरिता और विक्रम मिलकर भी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा नहीं कर पाते हैं और डॉक्टर सरिता की अम्मी का इलाज नहीं करता है। सरिता की अम्मी घर पे आ जाती है, पर अगले ही दिन उन्हें फिर से दिल का दौरा पड़ता है और उनकी मौत हो जाती है। सरिता अब इस दुनिया में अकेली हो जाती है और उसके ऊपर एक छोटे भाई दीपू की जिम्मेदारी भी आ जाती है। वो नदी के किनारे बैठकर अपने परिवार के बारे में सोच रही होती है। वक्त कैसा खेल खेलता है। 1 साल पहले हमारा हंसता खेलता परिवार था, कितने खुश थे हम। अब्बू रात को ऑफिस से आते थे, हमारे लिए खिलौने लाते थे और माँ लजीज खाना बनाकर रखती थी। मैं और दीपू खूब लड़ाई करते थे और वो हमें डांटती थी। हम सब मिलकर खाते हंसते और घूमने जाया करते थे। मेरे अब्बू की मैं लाडली थी, लेकिन उस दिन सब बदल गया जब पापा की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। अब इस दुनिया में मेरा दीपू के सिवा कौन है? पर मुझे हिम्मत से काम लेना होगा और दीपू के लिए जीना होगा। हमारे पास तो अब सिर्फ हमारे अम्मी अब्बू का घर ही बचा है। सरिता अपने घर पहुंचती है तो वहाँ देखती है कि दीपू अपने घर के बाहर खड़ा रो रहा होता है। क्या हुआ दीपू? विक्रम अंकल कहाँ है? वो तो तेरा ख्याल रख रहे थे ना? तभी विक्रम घर के अंदर से कुछ पेपर्स लेके आता है और उसे सरिता को पकड़ाता है। ये लो तुम्हारे घर के कागजात, अब ये घर मेरा है और तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकते। चलो अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल जाओ। सरिता को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता है। वो विक्रम अंकल पर भरोसा करती थी, पर उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर विक्रम ने सरिता के घर को अपने कब्जे में कर लिया था। सरिता और दीपू अब बेघर हो चुके थे। सरिता के पास अब कोई चारा नहीं था, वो अकेले लड़ भी नहीं सकती थी। वो दीपू को लेकर सड़क के किनारे बैठ जाती है। अम्मी अब्बू हमें छोड़कर कहाँ चले गए? वो हमें लेने क्यों नहीं आते? वो हमें खाना क्यों नहीं देते? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम चिंता मत करो दीपू, अम्मी अब्बू कहीं नहीं गए हैं। वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमें देख भी रहे हैं, बस हमारे पास नहीं आ सकते। पर मैं हूँ तुम्हारे पास और हमेशा रहूंगी। अभी तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हें जरूर कुछ अच्छा खिलाऊंगी। सरिता दीपू को बहुत ही मुश्किल से सुलाती है। उसके बाद वो आसपास के होटल में खाना मांगने के लिए जाती है। सारे होटल वाले उसे भगा देते हैं। फिर वो रामधारी के होटल पर पहुंचती है। अंकल 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दीजिए, प्लीज अंकल। ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं रोज। जाओ यहाँ से, हमारे पास फ्री फोकट खाना देने के लिए नहीं है, भिखारी लड़की कहीं की। तभी ये सारी बातें उस होटल का मालिक रामधारी सुन लेता है और वो आकर सरिता से पूछता है, क्या हुआ बच्ची, इतनी रात गए, यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं और मेरा भाई 2 दिन से भूखे हैं, प्लीज कुछ खाने को दे दो। ठीक है, अभी देता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी भूखे को ऐसे भगाते हुए? जाओ जाकर इनके लिए खाना लेकर आओ। तुम बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? सरिता रामधारी को अपनी पूरी कहानी बताती है। सरिता की कहानी सुनकर रामधारी को बहुत ही दया आती है। वो कहता है, बताओ
मैं तुम्हारी और कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं खुद से पैसे कमाना चाहती हूँ। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत स्वादिष्ट छोले और कुलचे बनाने सिखाए हैं। मैं उसी को बनाकर बेचकर पैसा कमाना चाहती हूँ, पर मेरे पास ये काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। अगर आप इसमें मेरी मदद कर देंगे तो मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। रामधारी सरिता को कुछ रकम लाकर देता है और फिर कहता है, तुम्हारी हिम्मत की तो मैं दाद देता हूँ। तुम कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मान सकती। अपने अब्बू अम्मी को खोने और अपने पड़ोसी से धोखा खाने के बाद भी तुम खुद से अपनी रोजगार शुरू करना चाहती हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। मैं ये सब अपने भाई दीपू के लिए कर रही हूँ। अगर वो नहीं होता तो मैं अपने जीवन को खत्म कर चुकी होती। मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहती हूँ। हाँ, कहो। मैंने होटल के बाहर एक पुरानी साइकिल रखी देखी थी। क्या मैं उसे भी ले सकती हूँ? मैं उस पर अपने छोले कुलचे का बिजनेस करूँगी। ठीक है, मैं उसे दुरुस्त करवा कर कल सुबह तुम्हें दे दूंगा। इस तरह रामधारी की मदद से सरिता छोले कुलचे बनाना शुरू करती है और उसे साइकिल पर बेचना शुरू करती है। वो अपने छोले कुलचे का नाम रामधारी छोले कुलचे रखती है और उसके छोले कुलचे बहुत ही लजीज होते हैं और उसे खाने के लिए बहुत से लोग सरिता को अपने घर बुलाते हैं। रामधारी सरिता को तरक्की करते हुए देखकर बहुत खुश होता है और उसे सरिता पर बहुत ही नाज होता है। सरिता रामधारी का अपने बड़े भाई की तरह इज्जत करती है और धीरे धीरे उसकी सारी रकम चुका देती है। सरिता जितने पैसे कमाती है उससे वो दीपू को भी एक अच्छे स्कूल में भेजती है और उसे खूब पढ़ाती है। सरिता 28 सालों तक साइकिल पर छोले कुलचे बेचती है और इसका भाई दीपू पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। दीपू सरिता को अपने अम्मी की तरह ही मानता है और वो अपनी तरक्की की वजह सरिता को ही मानता है। दीपू के ऑफिसर बनने के बाद भी सरिता छोले कुलचे बेचना नहीं छोड़ती, क्योंकि इसी वजह से वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाई थी। वो पूरे शहर में साइकिल पर रामधारी छोले कुलचे बेचने वाली के नाम से मशहूर होती है और दूसरे शहर के लोग सरिता के हाथ के छोले कुलचे खाने के लिए आते ही रहते हैं। एक गांव में सूका और लंबू दो भाई रहते थे, लेकिन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। दोनों को लगता था कि उसका भाई उसका भला नहीं चाहता, इसीलिए दोनों रोजाना आए दिन झगड़ते रहते थे। उनकी अम्मा उन्हें समझाती थी, लेकिन वो दोनों अपनी अम्मा की बात भी नहीं मानते थे और इसका फायदा चतुर उठाता था। आए दिन दोनों अपना काम बदलते रहते थे। एक रोज सूका ने बिरयानी की ठेली लगा ली, जबकि लंबू अमरूद ही बेच रहा था। देख लंबू, तू अमरूद में मुझसे बहस कर रहा था, इसलिए मैंने चिकन बिरयानी का काम शुरू किया है। अब तू यहाँ कोई बहस मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। देख भाई, अगर तू प्यार से कहता तो इस बार मैं तेरी बात मान भी जाता, लेकिन तूने मुझे पीटने की धमकी दी है। अब मैं कल से चिकन बिरयानी ही बेचूंगा, लेकिन इस बार मैं तेरा काम बंद करा कर रहूंगा। ठीक है, देखते हैं कि कौन जीतता है। दोनों बहस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ चतुर आ गया। क्या हुआ भाई, कैसे लड़ रहे हो सुबह सुबह? और चुका, तू आज बिरयानी ले आया, वो भी चिकन? अरे वाह, ला एक प्लेट दे, खाकर बताऊं कि कैसी बनी है। चतुर भाईजान, ये ठेला आपका है, जितना खाना है आराम से खाओ। चतुर ने बिना पैसों के ही खूब बिरयानी खाई। वो सूका की बिरयानी की तारीफ करने लगा। ये बात लंबू को पसंद नहीं आई। सुका, तूने बिरयानी तो गजब बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब ये ग्राहकों को भी खूब पसंद आएगी। अरे भाईजान, तुम कल मेरे हाथ की बिरयानी खाना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। ठीक है, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो तुम अमरूद ही खिला दो, तुम्हारे अमरूद भी कम अच्छे नहीं हैं। लंबू थोड़ी सी तारीफ से खुश हो गया और चतुर को मुफ्त के अमरूद मिल गए। सूका ने दिन भर बिरयानी 50 रुपए में बेची और उसकी अच्छी कमाई हुई। ये बात उसकी आंखों में खटक रही थी। शाम को दोनों भाई अपने घर की जानिब चले। अगले रोज लंबू सूका से पहले ही अपनी कार्ट लेकर पहुंच गया और उसने उस बोर्ड पर लगा दिया, चिकन बिरयानी 40 रुपए प्लेट। कुछ ही देर में वहाँ सूखा भी आ गया। पागल, इतने कम में बिरयानी बेच रहा है?
आज बताऊंगा तुझे कि तू कैसे अपनी बिरयानी बेच पाएगा। दोनों भाइयों के रेट में अंतर देखकर लोग लंबू के पास ही जा रहे थे और सस्ते होने की वजह से बिरयानी का लुत्फ उठा रहे थे। ये देखकर सूका को भी बिरयानी सस्ती करने का आइडिया आया और उसने 50 की जगह 40 लिख दिया। अब दोनों में बराबर की टक्कर हुई और शाम को बिरयानी बेचकर दोनों घर पहुँचे। मैंने सुना है कि तुम दोनों आज भी अपना नुकसान करके आए हो। अम्मा, इसने मुझे धमकी दी थी और अब मैं इसका काम बंद करवा के रहूंगा। अम्मा, जब आपको कुछ भी इल्म ना हुआ करे तो कुछ भी मत बोला करो। ठीक है, अब से मैं कुछ नहीं कहूँगी। तुम दोनों को जो भी करना है वो करो। एक दिन सुबह सुबह चतुर सूका से मिलने आया। आओ चतुर भाईजान, बैठो। अरे मैं तो तुम्हें अपना मानता हूँ, इसलिए व्यापार के कुछ कायदे सिखाने आया हूँ। भाईजान, अब तक तुम्हारी मान कर ही तो कारोबार कर रहा हूँ। तुम अब बिरयानी को 5 रुपए में बेचना शुरू कर दो। 5 रुपए में तो चिकन का खर्चा भी नहीं निकलता। तुम अपने भाई को हराना चाहते हो ना, तो तुम्हें पैसे अपनी जेब से लगाने होंगे। लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तुम्हारा ये भाई कब काम आएगा? जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं दूंगा। जब तुम कुछ कमा लो तो मुझे वापस कर देना। चतुर ने सूका को कर्जा दे दिया और सूका ने 5 रुपए चिकन बिरयानी का बोर्ड लगा दिया। उसके पास लाइन लग गई। लोग टोकन लेकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लंबू ये देखकर दुखी हो रहा था। तभी वहाँ पर चतुर पहुँच गया। क्या हुआ लंबू, तुम मायूस क्यों हो? अंजाम सामने है और आप मुझसे मायूसी की वजह पूछ रहे हो। तो तू भी 5 रुपए में बिरयानी बेचनी शुरू कर दे। मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। ना जाने सूका के पास पैसे कहाँ से आ गए। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ और तुम भी अब 5 रुपए में बिरयानी बेचना शुरू कर दो। चतुर ने लंबू को भी कर्जा दे दिया और दोनों भाई 5 रुपए में चिकन बिरयानी बेचने लगे। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। आइए आइए, 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाइए। एक प्लेट में चिकन के 4 बोटियाँ, जायकेदार और किफायती चिकन। एक प्लेट में 5 बोटियाँ और सिर्फ 5 रुपए में। दोनों भाइयों की दुश्मनी का लोगों ने जमकर फायदा उठाया और 5 रुपए में भरपेट बिरयानी खाए। आज दोनों भाई दोपहर को ही सारी बिरयानी बेचकर घर पहुँचे। कितना कमाया आज। सूखा और लंबू ने अम्मी जान को सब कुछ सच बताया। अच्छा, तो तुम दोनों को पैसे चतुर ने दिए थे। अब तुम खुद सोच लो कि वो क्या चाहता है। अम्मा, हमें माफ कर दो। हाँ अम्मा, हम आज से आपस में नहीं लड़ेंगे। जितना हम लड़ाई करते रहेंगे उतना दूसरे लोग फायदा उठाएंगे। हाँ अम्मा, हमें ये आज समझ में आ गया है। अब हम मिलकर काम करेंगे और चतुर को सबक सिखाएंगे। दोनों भाइयों ने एक ही कार्ड पर बिरयानी लगाई और बोर्ड लगाया लंबू सूका बिरयानी वाला। अगले रोज वो दोनों पहुंच गए। जब चतुर ने अगले रोज जाकर देखा तो उसके होश फाख्ता हो गए और उसने इत्तिहाद को देखकर वहां से दूर भाग जाना ही बेहतर समझा। दोस्तों, इससे हमें सबक मिलती है कि हमें आपस में इत्तिहाद बनाकर रखनी चाहिए, वरना कोई और इसका फायदा उठा जाएगा। और साथ ही चापलूसों से होशियार रहना चाहिए, वरना जल्द ही डूब जाओगे। नरेंद्र दिल्ली में टैक्सी चलाता था। वो रोजाना नई दिल्ली के स्टेशन पर खड़ा हो जाता और स्टेशन से निकल रहे मुसाफिरों से पूछता कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। कहाँ जाएंगे अंकल? अंकल होंगे तुम्हारे पिताजी, मुझे भाई साहब कहो। अब ठीक है भाई साहब जी, आप कहाँ जाएंगे? झंडे बालान जाऊंगा, हनुमान जी के दर्शन करने हैं। मैं आपको दर्शन करा दूंगा ना। चलिए टैक्सी में बैठिए। नरेंद्र का रोजाना इस तरह के लोगों से पाला पड़ता रहता। नरेंद्र को सब कुछ झेलना पड़ता। नरेंद्र की कोशिश रहती कि रात को 9 बजे तक वो घर पहुंच जाए। अरे, आ गए आप? नहीं, मैं नहीं आया, मेरा भूत आया। दीपक और कंचन सो गए? नहीं, वो दोनों भूत अभी तक जाग रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। कह रहे थे कि उनका आज का होमवर्क बहुत मुश्किल है, इसलिए आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हेल्प कुछ नहीं होता, हेल्प होता है। हाँ, वही कह रही हूँ। काश शादी करने से पहले मैंने दिमाग लगा लिया होता तो मैंने कम से कम किसी ग्रेजुएट लड़की से शादी कर ली होती। अब दिन भर काम भी मैं करूं और उन दोनों भूतों को भी मैं ही पढ़ाऊं। नरेंद्र जब अपने बच्चों को पढ़ाता
तो उसके बच्चे उससे ढेर सारे दिलचस्प सवाल पूछते। पापा, कार और बाकी गाड़ियों के टायरों का रंग हमेशा काला ही क्यों होता है? टायरों का रंग काला इसीलिए होता है क्योंकि टायरों को बनाने के लिए जिन पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है उनका रंग काला होता है। पापा, कुछ बादल काले और कुछ बादल सफेद क्यों होते हैं? काले बादलों में पानी ज्यादा होता है। वो सूरज के प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए काले दिखाई देते हैं। जबकि सफेद बादलों में पानी कम होता है, वो प्रकाश के सभी रंगों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए उनका रंग सफेद होता है। ठीक से समझाइए ना। और अच्छी तरह से समझना है तो तुम इस सवाल को अपने स्कूल के टीचर से पूछना। मैं टीचर नहीं हूँ बेटा, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूँ। बच्चों को सुलाकर नरेंद्र खाना खाने बैठा। सरकारी स्कूल में टीचर बच्चों पर ठीक से ध्यान नहीं देते। आप इनका एडमिशन किसी अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दीजिए ना, जहाँ हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता हो। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन कमाई में तो कोई बढ़ोतरी हो नहीं रही। कैब ऑटो इतने बढ़ गए हैं कि सवारी मिलना मुश्किल हो गया है। 20 लोगों से पूछो तो कई एक सवारी मिलती है। मुझे और बच्चों को छोले कुलचे पसंद है। क्या मैं भी रीना भाभी की दुकान में छोले कुलचे बेचना शुरू कर दूं? नहीं, दुकान भी चलेगी नहीं और किराया खर्च होगा वो अलग। मैं खुद ही कुछ इंतजाम करूंगा। मैं देख रहा हूँ आजकल लोग कैब में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। कैब में कमाई भी ज्यादा है और सवारियों को जबरदस्ती बिठाने की झंझट भी नहीं है। फोन से बुकिंग हो जाती है। नरेंद्र ने अपनी टैक्सी बेची और बैंक गया। सर, मैं एक कार लोन पर लेना चाहता हूँ। क्या तुम्हारे पास कोलेट्रॉल है? सर, मैं पिछले 10 सालों से टैक्सी चलाता हूँ। कार का उपयोग कैब की तरह करूँगा और समय पर आपका लोन चुका दूंगा। बैंक को तुम्हारे ऊपर भरोसा है और तुम्हें लोन भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ कोलेट्रल तो रखना ही पड़ेगा। नरेंद्र के पास अपने मकान के अलावा और कोई जायदाद नहीं थी। उसने अपने मकान पर लोन लेकर कार खरीद ली। कार का लोन जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है, इसीलिए अब मैं दिन रात छोटे बड़े सभी रूटों पर काम करूंगा। इसीलिए अगर मैं रात में घर ना आ पाऊं तो परेशान मत होना। नरेंद्र दिन रात कैब चलाने लगा। उसका एक ही मकसद था कि 1 साल के अंदर वो अपने बच्चों का किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दे। मौका मिलने पर नरेंद्र कैब में ही सोने की कोशिश करता। उधर उसके बच्चे घर पर नरेंद्र का इंतजार करते रहते। दोनों छत पर बैठकर बादल देख रहे हैं। देखो, वो वाला बादल डायनासोर जैसा लग रहा है और वो वाला बादल कैंडी की तरह लग रहा है। तुम दोनों यहाँ छत पर बैठे बादल देख रहे हो और मैं तुम्हें नीचे गलियों में ढूंढ रही थी। ये लो, मैंने छोले कुलचे बनाए हैं। अरे वाह, छोले कुलचे। मम्मी, बादलों में हमें आकृतियाँ क्यों दिखाई देती हैं? बादलों में कोई आकृति नहीं होती। हमारे दिमाग में जिस चीज की छवि घूम रही होती है, हमें बादलों में वही आकृति नजर आती है। उधर दिन रात कैब चलाने की वजह से नरेंद्र की नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। एक दिन नरेंद्र रात के 1 बजे एक सवारी को हरियाणा लेकर जा रहा था कि तभी उसकी झपकी लग गई। सामने से आ रहा ट्रक ड्राइवर नशे में ट्रक चला रहा था। नरेंद्र की कार और ट्रक आपस में टकरा गए। ट्रक का आगे का हिस्सा लगभग पूरी तरह से दब गया। आसपास के लोगों ने नरेंद्र को कार से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। तुम्हें लगभग साल भर तक कोई काम नहीं करना है। कुछ दिनों बाद तुम हॉस्पिटल से छुट्टी ले सकते हो, लेकिन घर पर भी आराम ही करना। ऐसी हालत में नरेंद्र लोन तो चुका नहीं सकता था। कुछ दिनों बाद बैंक वाले आ धमके। हम माफी चाहते हैं और तुम्हारा परिवार भी है, लेकिन तुम्हारा घर नीलाम करने के अलावा बैंक के पास कोई रास्ता नहीं है। मम्मी पापा, हम कहाँ जाएंगे? वहीं जहाँ बादल जाते हैं, तुम्हारी नानी के घर। नरेंद्र गांव में अपने ससुराल आ गया। गीता, हम तुम्हारे परिवार को रहने के लिए जगह तो दे देंगे, लेकिन खाने पीने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा तुम्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए भैया, मेरा परिवार आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। मैं छोले कुलचे बेचूंगी और मेरे बच्चे गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ लेंगे। गीता गांव में छोले कुलचे बेचने की जगह खोजने लगी। शाम को घर लौटकर उसने नरेंद्र को बताया।
जी, मैंने छोले कुलचे बेचने के लिए जगह खोज ली है। ऐसी जगह तो खोजी है ना जहाँ खूब भीड़ भाड़ हो और लोगों की नजर पड़ती हो। हाँ, गांव में भीकू हलवाई की दुकान सबसे ज्यादा चलती है। वो समोसा, पकौड़ी, जलेबी, मिठाई, कचौड़ी सब कुछ बेचता है, लेकिन छोले कुलचे नहीं बेचता। मैं उसके बराबर में ही स्टॉल लगाऊंगी। गीता अगले दिन भीकू हलवाई के पास पहुंची। राम राम चाचा जी। राम राम गीता बेटी, बहुत दिनों बाद गाँव आए हो। बाल बच्चे सब ठीक तो है? जी, बच्चे तो ठीक हैं, लेकिन मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए अब मैं गांव में ही रहूंगी। मैं आपसे ये पूछने आई थी कि क्या मैं आपके बगल में छोले कुलचे का स्टॉल लगा दूं? हाँ लगा लो। मैं तो छोले कुलचे बेचता नहीं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे लगता नहीं कि गांव वाले मेरा सामान छोड़कर तुम्हारे छोले कुलचे खाएंगे। गीता ने अपने दोनों बच्चों की मदद से एक बड़ी सी मेज पर छोले कुलचे बनाए और बेचने शुरू किए। आइए आइए आइए, बाजार में बाद में जाइए, पहले छोले कुलचे खाइए। गांव में कोई छोले कुलचे नहीं बेचता था, इसलिए गीता का कारोबार चल निकला। अब जो ग्राहक भीकू हलवाई की दुकान पर आते थे, वो छोले कुलचे का भी लुत्फ उठाते थे। जैसे जैसे गीता की कमाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे भीकू हलवाई को गीता खल रही थी। मेरे सारे ग्राहक इसके ग्राहक बन गए, समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूं। उधर गीता की कमाई बढ़ी तो उसने अपने मायके को छोड़कर किराए पर एक घर ले लिया। मुझे माफ कर देना गीता, मुझे लगता था कि तुम ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हो, इसीलिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुमने तो अपने दम पर घर संभाल लिया। आपकी कर्मशीलता ने ही मुझे प्रेरणा दी है जी। उधर भीकू हलवाई म्युनिसिपैलिटी के ऑफिस पहुंचा। उसने म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर को रिश्वत देकर कहा, मेरे दुकान के बगल में सड़क किनारे गीता नाम की एक औरत छोले कुलचे का स्टॉल लगाती है, उसे हटवा देना। 2-4 और दुकानें भी हटवा देना, ताकि गीता को ये न लगे कि उसकी दुकान किसी ने विशेष रूप से हटवाई है। अगले दिन म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर सड़क पर पहुंचा। दिल्ली के मशहूर छोले कुलचे, कितने के हैं छोले कुलचे? 20 रुपए के हैं। एक प्लेट मुझे भी खिलाना। छोले कुलचे खाने के बाद ऑफिसर बोला, तुम्हारे छोले तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें अपना कारोबार यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि हम सड़क किनारे का सारा अतिक्रमण हटा रहे हैं। अभी रहने दीजिए साहब, अगर मैं यहाँ से कारोबार हटा लूंगी तो मेरी रोजी रोटी नहीं चल पाएगी। तुम किराए पर कोई दुकान ले लो। साहब, मेरे पति बीमार हैं, उनकी दवा का खर्च, रहने का किराया, बच्चों की स्कूल की फीस, इन सारी चीजों में ही पैसे चले जाते हैं। मैं दुकान किराए पर नहीं ले सकती। तो मुझे नहीं पता, कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ से अपना सामान हटाओ। अधिकारी ने पूरी सड़क खाली करा दी। दीपक और कंचन ने एक एक भगोना अपने सर पर उठा लिया और वे तीनों घर की ओर चल दिए। दीपक और कंचन ने कभी अपनी माँ को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन आज गीता की आंखों में आंसू थे। धूप में चलते हुए गीता बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके बच्चे रोने लगे। पास ही में एक गणेश भगवान का मंदिर था। कंचन और दीपक अपनी माँ को उठाकर मंदिर में ले गए और प्रार्थना करने लगे। हे गणेश जी, हमारी मम्मी को ठीक कर दीजिए। हमारे पापा पहले से ही बीमार हैं। अगर माँ भी बीमार हो गई तो हम दोनों को ना तो खाना मिलेगा और ना ही शिक्षा। तभी अचानक मूर्ति में से भगवान गणेश बाहर निकले। तब गीता को होश आ गया। गणेश भगवान ने गीता को 2 बादल दिए। ये बादल हमेशा तुम्हारी छत पर रहेगा। तुम जब चाहो इनसे छोले और कुलचे निकाल सकती हो। ये बादल संकट में भी तुम्हारी रक्षा करेगा। दीपक, कंचन और गीता घर की ओर गए। बादल उनके ऊपर ऊपर साथ साथ गया। बादल उनकी छत पर जाकर टंग गया। अगले दिन गीता ने बादल से कहा, बादल बादल छोले दो। बादल से छोले गिरे और भगोना भर गया। फिर गीता ने दूसरी बादल से कहा, बादल बादल कुलचे दो। बादलों से कुलचे गिरे और फिर भगोना भर गया।
गीता ने छोले वाला भगोना अपने गले में ढोलक की तरह बांध लिया और कुलचे वाला भगोना कंचन और दीपक पकड़कर साथ साथ चल दिए। वे लोग अब घूम घूम कर पूरे गांव में छोले कुलचे बेचने लगे। पहले गीता का स्टॉल एक ही जगह रहता था, इसीलिए गांव के बच्चे बुजुर्ग सभी वहां तक नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन अब गीता सभी घरों के आगे से गुजर रही थी, इसीलिए उसकी बिक्री बढ़ गई थी। गीता अपने घर पहुंचकर नरेंद्र से नोट गिनते हुए कहती है, आज तो मजा ही आ गया, बिना लागत के सिर्फ मुनाफा। एक दिन गांव के सबसे बड़े कपड़ों की दुकान पर अपने बच्चों को कपड़े दिलाने गई। वहां पर उसे वो म्युनिसिपैलिटी का ऑफिसर भी मिला। वो भी अपने परिवार के साथ कपड़े खरीदने आया था। म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर ने जब गीता को महंगे कपड़े खरीदते देखा तो उसे अपने ऊपर शर्म आ गई। मुझे माफ कर देना गीता जी, उस दिन मैंने आपकी रोजी रोटी छीन ली थी। दरअसल मैं लालच में आ गया था। भीखू भाई, जिसे तुम ताऊ जी कहते हो, उसी ने मुझे तुम्हारा कारोबार अपने दुकान के बगल से हटाने के लिए रिश्वत दी थी। अच्छा, तो ये बात है। भीखू ताऊ ऊपर ऊपर से मीठा बोलते हैं और अंदर अंदर से मुझसे जलते हैं। उन्हीं ने मेरा कारोबार ठप करवाने की कोशिश की, लेकिन अब मैं उन्हीं की दुकान किराए पर लूंगी। गीता दुकानदार के मालिक के पास पहुंची और उसने दुगने किराए की पेशकश की। दुकान का मालिक तुरंत भीखू हलवाई के पास पहुंचा। भीखू भाई साहब, कल आपको दुकान खाली करनी है। किसी और ने 2 गुने किराए पर ये दुकान ले ली है। लेकिन वो कौन है जो इतना ज्यादा किराया देने को तैयार है? गीता, छोले कुलचे वाली। लेकिन मैं आपकी दुकान बहुत सालों से चला रहा हूँ, आप एकदम मुझे नहीं हटा सकते। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम दुकान खाली करो। जैसे कभी आंखों में आंसू लेकर गीता को अपना स्टॉल हटाना पड़ा था, उसी तरह आज भीखू को अपनी दुकान खाली करनी पड़ी। भीखू को गांव वालों से पता चल गया कि गीता की छत के ऊपर बादल हैं, जिससे वो छोले कुलचे मांगती है। बादल ही तो है, उड़ा देंगे। भीखू ने एक बहुत ऊंचा और ताकतवर फर्राटा पंखा बनाया और बादलों को उड़ाने की कोशिश की। बादल काफी दूर तक उड़ गए, लेकिन फिर वो उड़कर भीखू के सिर पर आ गए और बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। भीखू भागा भागा फिर रहा था, लेकिन उसके सर पर ओलों की धमाधम बारिश हो रही थी। अरे बाप रे, कोई बचाओ मुझे। गीता बेटी, मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ पैर जोड़ता हूँ और अब मैं कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगा। तब गीता ने बादलों से कहा, बादल, छत पर वापस लौट आओ। बादल अपनी जगह पर वापस लौट आए और तब कहीं भीखू की जान छूटी।